students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will do the concept of inertial and gravitational masses. Okay. तो सबसे पहले gravitational और inertial masses. Inertial and gravitational masses. First of all, masses. मास क्या होता है? ठीक है, हम कंसेप्ट करें इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास का, वो हम बाद में करेंगे, बट सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि एक्चुअल में मास ही क्या होता है. ठीक है, कि ये बोल रहे ना कि इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास ये टाइप हो जाएंगे मास के. तो मास बेटा वो होता है जो जितना ज्यादा मैटर होता है क्वांटिटी में, जो उस प्रॉपर्टी को पोसेस करता है वो क्या होता है? मास. ठीक है, इट मीन्स जैसे इसमें 2 ग्राम ऑफ कोई भी किसी भी चीज में आप ले लो, खाना बनाते टाइम आपने 20 ग्राम चावल लिए हैं, कुछ चीनी ली है, तो वो जितना ज्यादा उसमें वेटेज होगी हर एक पार्टिकल की, वो क्या हो जाएगा? मास. ठीक है, तो मेनली मास इट इज अ क्वांटिटी इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर पोसेस्ड. ठीक है, कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर एक बॉडी की पोसेस्ड होएगी. ठीक है, इट इज अ इन अ बॉडी, किसी भी एक बॉडी में कितनी ज्यादा मैटर है वो वही उसका क्या होता है? मास. अब इसके बाद होते हैं बेटा मासेस की होते हैं 2. ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इनर्शियल एंड द सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनर्शियल करेंगे. ठीक है, हमने अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया एक कंसेप्ट पढ़ा था. ठीक है, इनर्शिया वर्ड पढ़ा था कि जो उसका फर्स्ट लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, कि जब तक उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है वो उसी अपने रेस्ट पोजीशन में रहेगी, या जिस पोजीशन में मूव करे उसमें मूव करेगी. ठीक है, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स मेरा 0 हो जाता था. अब इनर्शियल बेटा सिमिलरली रिलेटेड टू इनर्शिया ही होता है. ठीक है, इनर्शिया से रिलेटेड होता है और न्यूटन्स सेकेंड लॉ इसे प्रूव करता है. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम इसे प्रूव करेंगे. न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या होता था कि जो मेरा फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है मास का और एक्सेलरेशन का. ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा मास होता था वो मैं लूंगी इनर्शियल मास, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय mi, दैट इज F इज इक्वल टू mi_a. ठीक है, तो mi मेरा क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन. ठीक है, तो फोर्स में अपॉन मेरा एक्सेलरेशन. यहाँ देखो अब ये किससे रिलेटेड है? फोर्स तो है बट रिलेटेड किससे? एक्सेलरेशन से. अगर मेरा एक्सेलरेशन हो जाता है 1 यूनिट, अगर मेरा एक्सेलरेशन हो जाता है 1 यूनिट, देन मेरा इनर्शियल मास क्या हो जाएगा? F, दैट इज इनर्शियल मास इज डिफाइंड एज द टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 1 यूनिट. ठीक है, मेरा जो इनर्शियल मास होगा वो एक्सटर्नल फोर्स का जितने भी ज्यादा मैग्नीट्यूड है उसके उतना ही इक्वल हो जाएगा. जितना मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स का, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स का होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा? इनर्शियल मास व्हेन एक्सेलरेशन इज 1 यूनिट. ठीक है, तो अगर मेरा एक्सेलरेशन 1 यूनिट है देन माय इनर्शियल मास इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो इसे डिफाइन कैसे करते हैं? इनर्शियल मास इज द magnitude of external force when acceleration due to gravity of a body is 1 unit. Okay, इनर्शियल मास मेरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है. ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे बेटा? ये होता है एबिलिटी. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू अपोज. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इनर्शियल मास इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू अपोज the production of acceleration in its motion by
एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो जो मेरा सिग्निफिकेंस होता है इनर्शियल मास का क्या होता है, ये उस एक्सेलरेशन को अपोज करता है जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेट हुई है बॉडी। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया उसके बाद उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट। चेंज इन वेलोसिटी मेरा सिंपली क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैंने जो कोई भी जब एक्सटर्नल फोर्स किसी एक बॉडी पे लगाया देन जो वो एक्सेलरेट हो जाएगी, जो वो चलने लगेगी, जो वो मूव करेगी या फिर अपने स्टेट को चेंज करेगी, ठीक है, उसी एक्सेलरेशन लगने पे जो स्टेट चेंज हुई उसी को ये क्या करेगा, अपोज। इनर्शियल मास है, इनर्शियल मास, इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट अ बॉडी डोंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट। ओके, मतलब एक इनर्शिया क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो अपने स्टेट है उसे चेंज नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो इनर्शियल मास वो हो जाएगा बेटा जो अपोज करेगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो हमारी बॉडी एक्सेलरेट हुई है उस एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो यही इसका सिग्निफिकेंस होता है। अब इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी का इम्पैक्ट होता है, तो ग्रेविटी का हमारे इनर्शियल मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन इट। ठीक है, ग्रेविटी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद इसका हम कुछ फीचर्स लेंगे। जैसे हमारा इनर्शियल मास है mi, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन बॉडी। ठीक है, mi क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर जो हमारी बॉडी में होती है। सेकेंड वन इज mi डज नॉट डिपेंड, inertial mass does not depends on shape, size and state of body। जो हमारा इनर्शियल मास है बेटा वो क्या हमारी बॉडी सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या पॉइंट साइज है, कुछ भी हो, शेप पे या साइज पे या उसके स्टेट पे, वो रेस्ट पे है या मोशन में है, डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद क्या है, हमारा जो mi ऑल्सो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर ऑन बॉडी। तो टेम्परेचर ऑन बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी का कुछ भी टेम्परेचर और 30 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा इनर्शियल मास जो होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। mi डज नॉट इफेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर बॉडी। ओके, अगर हमारे ये बॉडी है, इसका इनर्शियल मास है mi, इसके साइड में कोई एक और बॉडी आ जाती है, इफ दिस इज बॉडी ए एंड अब बॉडी बी कम्स हियर देन mi डज नॉट चेंज। ठीक है, mi पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसका जो वैल्यू है 2 kg है तो 2 kg रहेगी, 3 kg है तो 3 kg रहेगी। इसकी वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना ये अट्रैक्ट करेगी ना रिपेल करेगी। ठीक है, और मेनली जो mi होता है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा से। ठीक है, इट मीन्स ये सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे 2 kg 3 kg, ऐसे हम मैथमेटिकल फॉर्म्स में हम इनर्शियल मास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद mi is conserved when bodies combine physically और केमिकली। ठीक है, अगर हमारे कोई भी बॉडीज हमने कंबाइन करी है ए और बी, कोई भी 2 बॉडीज है, अगर हमने इन दोनों बॉडीज को मर्ज किया है तो जो इनका मास होगा वो क्या रहेगा, सिंपली कंजर्व रहेगा। जैसे जो एडिशन होगा ए प्लस, जैसे ए थी मेरी 2 kg एंड बी 3 kg, तो मेरा जो मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 kg। ठीक है, आफ्टर कोलिजन कुछ भी हो सकता है, इसका मास हमारा 1 एंड 1.5 kg हो सकता है और इसका 2.5 kg हो सकता है। ठीक है, बट जो एडिशन होगा वो मेरा क्या रहेगा, 3.5 kg, देन इसका जो एडिशन होगा वो 5 kg रहेगा। ठीक है, हमारा ए और बी के मासेस में डिफरेंस आ सकता है, ए का मास चेंज हो सकता है, बी का मास भी चेंज हो सकता है, बट जो दोनों का एडिशन होगा, जो दोनों के कॉम्बिनेशन का मास होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है, जो में मेरा बिफोर कोलिजन है वो मेरा आफ्टर कोलिजन भी रहेगा।
जो मेनली इनर्शियल मास होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ऑन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हमें पता है किसी भी जो मास होता है वो कैसे डिपेंड करता है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हेयर v is velocity of a body, c is velocity of speed, m naught is rest mass of a body, and mi can be calculated here। ठीक है, तो इसके बाद ये मेरे फीचर्स थे इनर्शियल मास के। ऐसे ही सेम मेरा अब सेकंड टाइप ऑफ मास आता है, दैट इज ग्रेविटेशनल मास। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम जी। ठीक है, ये मेरा ग्रेविटेशनल मास होता है। अब हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू जी एम जी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एक्सप्रेशंस पढ़े आपने, शुरुआत में हमने जी के लिए एक्सप्रेशन निकाला है ना। ठीक है, ग्रेविटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला है स्मॉल जी, वो क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे पुट करूंगी, देन एफ इज इक्वल्स टू जी एम जी। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, मेरा जो ग्रेविटेशनल मास है वो क्या है, फोर्स अपॉन जी। ठीक है, तो ये सिंपली एक मास होता है जो किसी बॉडीज पे लगता है, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। जैसे हमारा इनर्शियल मास डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे, ऐसे हमारा ग्रेविटेशनल मास किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। ठीक है, सिंपली इट कैन बी डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड as the force which exerted on a body due to gravity। ठीक है, और हमारी जो वैल्यूज होती है ये हमारे इक्विवेलेंट होते हैं, जो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास होता है ये इक्विवेलेंट होता है। अब हम उन्हें प्रूव भी करेंगे कि दोनों इक्विवेलेंट कैसे, इसका एक एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास इक्विवेलेंट कैसे हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल मास है, ठीक है, उसके भी ऐसे फीचर्स है जैसे हमने इनर्शियल मास के पढ़े हैं, जैसे वो चेंज होता है या नहीं होता है, तो सेम अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है, इनर्शियल मास ड्यू टू इनर्शिया लगता है, ग्रेविटेशनल मास ड्यू टू ग्रेविटेशन लगता है। ठीक है, ये किसके कारण लगता है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, ये हमारे ग्रेविटेशन के कारण लगता है, और मेनली ये अब क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास में हम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कि इक्विवेलेंट क्या, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने फीचर्स क्या क्या पढ़े थे, सेम ग्रेविटेशन मास का फीचर्स होते हैं। जो ग्रेविटेशनल मास है ये भी डिपेंड नहीं करता है, इट्स डजंट डिपेंड ऑन depend upon shape, size and state of a body। ठीक है, तो ये भी हमारा डिपेंड नहीं करता है शेप, साइज और स्टेट ऑफ अ बॉडी। इसके बाद क्या होता है, सेम इसकी वही मेजर्ड यूनिट होती है, सेम मेजर्ड यूनिट एज इनर्शियल मास हैज। जो हमारी इनर्शियल मास की यूनिट होगी उसी यूनिट्स में हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास भी मेजर किया जाता है। अब क्या है कि हमारे इनर्शियल मास में होता था कि अगर कोई बॉडीज हमारी उस बॉडी के अराउंड आ जाती है तो मेरा इनर्शियल मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट ग्रेविटेशनल मास में इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब हमें पता है ग्रेविटेशन मास किसकी वजह से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेनली क्या होता है कि जो दो बॉडीज को आपस में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो दूसरी बॉडी जब साइड में आएगी तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो बॉडी आपस में क्या करेगी, अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। ठीक है, ये इफेक्ट होता है प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी से। इनर्शियल मास क्या होता है, इनर्शियल मास मेनली क्या होता है, एम आई डिपेंडिंग ऑन एक्सीलरेशन,
और जो मेरा mg डिपेंड होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन पे, ठीक है, क्योंकि मेनली इसमें क्या होता है ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगता है, तो mg किसके डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन के, ठीक है। और हमारा क्या होता था कि mi मेरा सिंपली मैं अलजेब्रा सम से मेजर कर सकती हूँ, ठीक है, मैं ऐड कर सकती हूँ किसी भी बॉडीज को। तो जो मेरा mg होता है वो किससे करेंगे हम, mg इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। मेनली स्प्रिंग बैलेंस से क्यों होता है ये मेजर, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू कैसे इंक्रीज करती है, कैसे डिक्रीज करती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ठीक है। और जो पोल्स पे होती है वो क्या होती है, इक्वेटर पे क्या होती है, वो क्या होती है। तो हमें पता है हमारी जो वॉल ऑफ द अर्थ है इस पे हमारी जी की वैल्यू सेम नहीं होती, वो पोजिशन पे डिपेंड करती है कि कहाँ पे कितनी होगी, कहाँ पे कितनी होगी, कहाँ पे ज्यादा होगी 9.8 से कहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो हमारा मेनली क्या होता है कि मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब एक क्वेश्चन भी आता है इसके साथ, जैसे हमारी शुगर होती है, अगर हम शुगर को एक पोल पे, ठीक है, शुगर को अगर हम किसी भी एक पोल पे वेट करते हैं, ठीक है, पोल पे जाकर वेट करते हैं, तो क्या इसका सेम वेट होता है जो हमारा इक्वेटर पे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, यस, बट फिजिकल अगर हम किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से करेंगे तो सेम वेट होएगा, बट अगर हम किसी स्प्रिंग बैलेंस से करेंगे तो इसका वेट क्या आएगा, डिफर। तो वेट में क्या आएगा, डिफर, ठीक है। और जो ये मेनली होता है ये प्रिडिक्ट क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है मेनली रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, थ्योरी, ठीक है। अब दोनों में एक एक्सप्रेशन होता है इक्विवेलेंस का, इक्विवेलेंस करेंगे हम इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास को नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।